हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का जेएफ लॉ क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का हम वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर बना रहे हैं जो AIB एग्ज़ाम 17 यानी 17वें एग्ज़ाम जो 5 फरवरी 2023 को हुआ था, उसकी आंसर की के संबंध में सभी लोगों को डाउट है कि सर इसके आंसर नहीं मिल रहे हैं। जो 2 बार आंसर की आई है वो आंसर की हिंदी वालों को पता ही नहीं पड़ रहा है कि क्वेश्चन कौन सा सही है कौन सा गलत है, सभी कन्फ्यूजन में हैं। तो आज हम AIB एग्ज़ाम 17वें के सेट डी को लेकर आए हुए हैं, जो आपको सारे आंसरों को हम बिल्कुल सही आंसर बताएंगे। तो आप देखिए, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो आंसर की नहीं आई है, लेकिन उससे पहले AIB ने यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आपत्ति के लिए ऑनलाइन वो डाल दिया गया है नोटिफिकेशन। जब हमने आंसर की अपनी चेक ही नहीं की तो हम किस प्रश्न पर आपत्ति लगाएं। तो आप अपने प्रश्नों को पहले मिला लें, मैं आपको आंसर बताता चलता हूँ। उसके बाद आप देखें कि आपके कितने आंसर सही हैं, और उसके बाद आपका जो आपत्ति का समय है वो 20 तारीख तक आपत्ति लगा सकते हैं। चलिए हम पहला क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं पढ़ना। सेट नंबर डी बता रहा हूं मैं आपको, बी नहीं है, ये डी है। ठीक है। एक व्यक्ति जिसे एजेंसी के व्यवसाय में प्रिंसिपल के रूप में कार्य करने के लिए नियमित करता है, यानी नामित करता है, नाम के अभिव्यक्त या निहित प्राधिकार के अंतर्गत डैश डैश कहलाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों बी नंबर का सही है। कौन सा वाला सही है? बी नंबर का, प्रतिस्थापित एजेंट। प्रतिस्थापित एजेंट के बारे में इसमें सही बताया गया है। अब हम पढ़ते हैं दूसरे नंबर का क्वेश्चन। एक डैश निषेधाज्ञा सुनवाई के दौरान और विचारण की योग्यता पर की गई हो तभी डिक्री उसे मान्य कर सकता है, और प्रतिवादी शाश्वत रूप से अधिकार के समर्थन से या कार्य की स्वीकृति से को लागू कर सकता है जो वादी के अधिकार से विपरीत हो सकता है। तो इसका आंसर है हमारा बी नंबर का। बी नंबर का इसका आंसर हमारा सही है। अब आता है हमारा बी, दूसरे नंबर का आंसर सही है। अब तीसरा क्वेश्चन है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 5 के अंतर्गत
विशिष्ट अचल संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति उसे डेड डैश में दिए गए तरीके से प्राप्त कर सकता है, तो वो है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। यानी इसका आंसर जो है वो है दूसरा आंसर, बी नंबर का आंसर इसमें सही है। अब चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है, जहां बंधक कर्ता बंधकित संपत्ति का कब्जा बंधदार को प्रदान करता है और जब तक बंधक राशि अदा न कर दे तब तक उसके स्वामी के लिए और ब्याज के बदले में या बंधक राशि की अदायगी में किराया या संपत्ति से अर्जित लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्राधिकृत करता है, यह लेन देन क्या कहलाता है? तो ये लेन देन कहलाता है भोग बंधक। डी वाला आंसर इसका सही है। डी वाला आंसर इसका सही है। अब चलते हम पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा कहता है, श्री मनजोत में सिंह ट्रेडर्स से माल आपूर्ति करने वाला टेंडर है। फर्म का ऑफिस दिल्ली में है, जब गोदाम क्रमशः उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर में स्थित है। मैं सिंह ट्रेडर्स वर्तमान में विभिन्न राज्यों में से अंतर्वर्ती राज्य के संबंध में है, तो इसका आंसर जो है वो वाला है, बी वाला आंसर इसका सही है। कौन सा आंसर सही है इसका? बी वाला इसका आंसर सही है, 2 नंबर का। दूसरे नंबर का इसका आंसर सही है। छठवां क्वेश्चन, वर्तमान में किसी भी नियमित करदाता के लिए प्राथमिक जीएसटी स्लैब रखा गया है। इसका आंसर है सी वाला सही। तीसरे नंबर का इसका आंसर सही माना गया है। अब है 7वां क्वेश्चन। बी जो एक समाचार पत्र का मालिक है, पेपर में ए की विनती पर सी पर एक अपमान लेख प्रकाशित करता है और ए प्रकाशन के परिणामों और उसके संबंध में सभी लागतों और नुकसानों के विरुद्ध बी को क्षतिपूर्ति के लिए सहमत होता है। सी ने बी पर मुकदमा दायर किया और उसे नुकसान चुकाना है और खर्च भी उठाना है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 224 के आलोक के निर्णय, इसका आंसर है हमारा ए वाला सही है। कौन सा आंसर सही है इसका? ए सही है। इसका आंसर है हमारा ए वाला सही है। अब चलते हैं हम 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन कहता है, भू अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए समुचित सरकार भूमि अर्जित कर सकती है? तो इसका जो आंसर है वो डी वाला सही है। आंसर नंबर
डी वाला सही है। आंसर नंबर अब हम देखते हैं 9। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के आधार अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत विशिष्ट व्यक्ति से तात्पर्य के अलावा कोई भी व्यक्ति है, तो इसका आंसर भी हमारा डी नंबर का आंसर सही है। कौन से नंबर का आंसर सही है? डी नंबर का आंसर सही है। ये हमारा डी वाला आंसर सही है। अब पढ़ते हैं हम 10वें नंबर का। 10 नंबर में आता है हमारा ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 हेतु कौन ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रार हो सकता है? तो इसका आंसर ए वाला सही है। ए वाला इसका आंसर हमारा सही है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो क्या कहता है? वो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्लैश से आईपीआर का स्लैश के प्रकार नहीं है स्लैश है? तो इसका आंसर है डी। कौन सा आंसर है? डी आंसर इसका सही है। अब आते हैं हम 12वीं में। निम्नलिखित में से किस बात में यह निर्णित किया गया है कि अवैस्क की संपदा शून्य है? तो मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास, सी नंबर का इसका आंसर सही है। अब पढ़ते हैं हम 13वां बार। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा घोषणात्मक डिग्रियों के संबंध में सही कथन है? इसका आंसर है अपना सी नंबर का। सी नंबर का क्या कहता है? दोनों उक्त अधिनियम की धारा 34 में विवेकाधीन के अधीन शक्ति का प्रयोग किया गया है। 14वां जो अपना है 14 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पराक्रम अधिनियम के अंतर्गत पराक्रम में लिखित नहीं गया? तो वो है हमारा डी वाला आंसर। डी वाला कहता है बिलिंग रसीद। अब पढ़ते हम सेक्शन नंबर या क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में से कौन से बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय किया है कि एक संवैधानिक संशोधन 13(2) के अर्थ के भीतर कानून है और यदि वह किसी मौलिक अधिकार को भंग करता है तो वह शून्य और अमान्य घोषित किया जा सकता है? इसका आंसर है डी वाला सही, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। एक समान सिविल संहिता, ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में इसका आंसर हमारा ए वाला सही है। अब पढ़ते हैं हम 18वें नंबर का क्वेश्चन। जिस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्विष्ट है, उसका विनिश्चय करने के लिए प्रयोजनों में 143 के अधीन सुनवाई के लिए बैठक में न्यायाधीशों की संख्या 5 होती है, यानी इसका आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A के अनुसार किसी को उसकी संपत्ति के विधिक अधिकार से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसका आंसर ये सही है प्रश्न। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर है डी। अब आता है निम्नलिखित में से कौन से जो अनुसूची है, जो संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची के विषय में बताई गई है,
तो वो कौन सी अनुसूची है? वो अनुसूची नंबर है 7। ये आंसर सही है। भारतीय संविधान का शीर्षक किस में निहित है? तो वो शीर्षक हमारे निहित है आर्टिकल नंबर 393 में। अब आता है हमारा 23वां। 23 कहता है कि मौलिक अधिकार हमारे किस संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार दिए गए हैं हमारे संविधान के भाग नंबर 3 में, यानी इसका आंसर सी वाला सही है। निम्नलिखित में से 1985 का जो संशोधन है दल बदल से संबंधित, वो कौन सा संशोधन है? वो है 52वां संविधान संशोधन, यानी अनुसूची नंबर 10 में दिया गया है। तो इसका आंसर बी वाला सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हम देखते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के अंतर्गत एक वैध सहमति होती है। तो वैध सहमति होती है, इसका आंसर है डी वाला। डी कैसे सही है? कि यदि किसी व्यक्ति को क्षति या भय के लिए भयभीत किया गया है तो उसकी सहमति नहीं होती। यदि विकृत चित्त की व्यक्ति की सहमति है या बराबर से कम आयु के व्यक्ति की सहमति है तो ये भय भ्रम के अधीन सहमति मानी जाती है। अब 26वां कहता है कि अधीन यथा उपबंधित के अनुसार माता के गर्भ में कारित हत्या नहीं है। 299 का स्पष्टीकरण तीसरा। आंसर नंबर बी सही है इसका। अब आता है 27 कहता भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत महानानी के लिए दंड कितना है? महानानी के लिए दंड है 2 वर्ष, यानी आंसर नंबर ये सही है इसका। महिला की मर्यादा भंग करने की आश से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग भारतीय दंड संहिता की किस प्रकार का अपराध है? तो वो है संघीय और अजमानती। आंसर सी वाला सही है इसका। एक अग्नि शस्त्रों द्वारा एक भवन के बाहर एक पुरुष को तैनात करता है और जेड कहता है कि वह जेड पर फायर करे, जेड भवन छोड़ने का प्रयत्न करता है। ये किस अपराध के लिए दोषी है? तो वो है सदोष परिरोध, मतलब इसका ए वाला आंसर सही है। अब आता है हमारा आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 30। है दंड प्रक्रिया संहिता की अध्याय 21 के अंतर्गत तर्क सौदे के प्रावधान में प्रत्ययोत नहीं है यदि अपराध 14 वर्ष से कम का हो। आंसर नंबर बी सही है इसका। और आईपीसी की धारा 82 और 83 के संबंध में हमारा 31वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर नंबर बी सही है। बी कहता है 7 वर्ष से कम अधिक किंतु 12 वर्ष से कम आयु के शिशु, इसकी परिपक्वता का ध्यान रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। तो 32 कहता है दंड दायित्व की 2 आवश्यक शर्तों के बारे में बताइए। तो मेंस रिया और एक्टस रियस सेक्स, ये हमारा आंसर सी वाला सही है इसका। और चौथा प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में, इसका बी वाला ऑप्शन सही है, जो 96 से 106 तक बताता है। सेक्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर हम 34 की बात करते हैं। चलिए सेक्शन नंबर यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के कब गिरफ्तार करता है? तो संघीय अपराधों में। आंसर नंबर बी सही है इसका। अब आता है हमारा कि
परिवाद पर संस्थित समन्वय विचारण में जहां अभियुक्त समन जारी किया गया है और वादी अनुपस्थित या मृत्यु हो जाती है तो उस दशा में अभियुक्त की दोष मुक्ति होती है, यानी आंसर इसका बी वाला सही है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। मान लीजिए कि एफआईआर पुलिस स्टेशन में नहीं लिखी जा रही है तो परवादी के पास क्या उपचार है? दोनों क्या क्या है? पुलिस अधीक्षक से संपर्क करेगा और निजी शिकायत दर्ज मजिस्ट्रेट से प्रस्तुत करेगा। तो इसका आंसर डी सही है। अब आता है हमारा 37। सीआरपीसी की धारा 160 के अंतर्गत अन्वेषण कर रहे किसी पुलिस ऑफिसर एक पुरुष की उसके आवास के अलावा अन्य स्थान पर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है, जो है 15 से 65 वर्ष। सी वाला सही है इसका। अब पढ़ते हैं हम 38वां क्वेश्चन। सीआरपीसी की धारा 125 के धर्मनिरपेक्ष से संबंधित कौन सा वाद है? तो साहिबानों का इसका संबंधित केस है, यानी इसका आंसर सी सही होगा। अब आता है मुकदमे में संक्षिप्त विचारण के लिए तो जेएमएफसी, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और सीजीएम ये सभी विचारण कर सकते हैं संक्षिप्त विचारण। डी वाला इसका आंसर सही होगा। सीआरपीसी की 1973 में वे धाराएं जो उपस्थित होने के लिए वैध आदेश का निकाली जाती हैं वो है इसका आंसर ए वाला, 61 से लेके 90 तक। चलिए अब आता है अपना 44वां क्वेश्चन। क्या कहता है? ए अहमदाबाद में एक व्यापारी है, बी दिल्ली में व्यवसाय कर रहा है। बी अहमदाबाद में अपने एजेंट के द्वारा ए के पास सामान खरीदता है और उसे ए के वेस्टर्न रोडवे ट्रांसपोर्ट कंपनी को भेजने के लिए विनती करता है। ये तदनुसार अहमदाबाद में माल भेजता है। ए बी पर माल कहाँ जारी कर सकता है? तो इसका आंसर सी है, अहमदाबाद में या दिल्ली में। अब है सीपीसी में जो रेस ज्यूडिकेटा है वो किस धारा में है? तो वो है हमारा आंसर नंबर इसका बी सही होगा, सेक्शन नंबर 11 में। सेक्शन नंबर 43 कहता है इसका श्री एक्स, श्री वाई और श्री जेड 10,000 रुपये के लिए श्री ए की प्राप्त अनुज्ञप्ति डिक्री के अधीन संयुक्त रूप से और पृथक रूप से दायी हैं। श्री वाई और श्री ए के विरुद्ध अकेले 10,000 की आज्ञप्ति प्राप्त करता है और कोर्ट में निष्पादित के लिए आवेदन करता है, जिससे संयुक्त आज्ञप्ति निष्पादित की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका आंसर है ए वाला सही है। ये क्या कहता है? श्री ए आदेश 21 नियम 18 के संयुक्त आज्ञप्ति के रूप में माना जाएगा। अब इसका है 44वां आंसर। 44 ए और बी संयुक्त हिंदू परिवार के सहभागी हैं। वह संयुक्त रूप से बाय के पक्ष में एक बंधक निष्पादित है। बाय इन सभी के विरुद्ध बात दायर करता है। सी को समन दिया गया है परंतु ए और बी को नहीं। इनमें से कोई भी हाजिर नहीं रहता और सभी के विरुद्ध एक पक्षीय डिग्री पारित की जाती है। ए और बी के एक पक्षीय डिग्री खारिज करने के लिए आवेदन करते हैं तो डिग्री का क्या होगा? तो इसका आंसर है सी वाला। सी कहता है ए बी सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 45। यदि कोई शपथ भंग पर न्यायालय के समक्ष झूठ बोलता है तो इसे अधिवक्ताओं द्वारा कैसे निपटाया जाएगा? तो इसका आंसर है ए, शपथ भंग आवेदन दर्ज कर सकता है।
ए आंसर इसका सही है। अब आता है 46, फरार व्यक्ति के लिए कौन कौन सी घोषणा जारी की जा सकती है? इसका आंसर हमारा डी वाला सही है। सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी का कौन सा आदेश अस्थायी निदेशक आज्ञा के बारे में बातकालीन निषिद्ध आज्ञा से संबंधित है? तो ये हमारा आदेश नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 48 पढ़ देते हैं। तो 48 कहता है आदेश 6 के अनुसार अववचन से तात्पर्य है शिकायत और लिखित कथन दोनों। सी नंबर का इसका आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा आदेश पक्षों की मृत्यु या विवाह या दिवालिया से संबंधित है? आदेश नंबर 22। सीपीसी की बात चल रही है। साक्ष्य अधिनियम की धारा में जो रेजिस्ट्री बताया गया है वो सेक्शन नंबर 6 में है। आंसर नंबर इसका बी सही है, 50 वाले का। अब पढ़ते हैं हम 51वां क्वेश्चन। जब एक व्यक्ति जो वाद का एक पक्षकार है का दायित्व वाद के अजनबी के दायित्व पर आधारित है, तब अजनबी द्वारा उसके दायित्व के सापेक्ष स्वीकृति उस व्यक्ति जो वाद के एक पक्ष हैं की तरफ से स्वीकृति हो सकती है। यह भारतीय दंड संहिता यानी जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो किस धारा से संबंधित है? तो ये है सेक्शन नंबर 19 से संबंधित। अब है क्वेश्चन नंबर 52। न्यायिक साक्ष्य से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर ए वाला सही है। तथ्यों के प्रमाण तथा अप्रमाण में न्यायालय द्वारा प्राप्त साक्ष्य। 53 कहता भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार निम्न से कौन दस्तावेज के अंतर्गत नहीं आता? तो सभी दस्तावेज के आंसर आते हैं। इसका आंसर डी सही होगा। चौवन कहता है दहेज मृत्यु की उपधारणा के बारे में। हमारा बी आंसर सही होगा, 113 बी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1863 की द्वितीय साक्ष्य कौन नहीं है? जो एविडेंस की धारा 63 में बताए गए उससे भिन्न प्रमाणित प्रतियां इसके अंतर्गत नहीं आती। इसका आंसर डी सही होगा। 56 कहता है सीपीसी 1908 में निम्न कौन सा वाद दायर करने के संबंध में? तो वो है धारा नंबर 26, यानी आंसर नंबर इसका सी सही है। 57 कहता है प्रतिवादी उस पर समन की तामील की तारीख से दिनों के भीतर बचाव के लिए एक लिखित बयान ऑर्डर नंबर 8 के तहत पेश कर सकता है 30 दिन के भीतर। ध्यान रखना, आंसर नंबर बी सही है। अब पढ़ते हैं अपन 58। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर है सी वाला सही है। सी क्या है? द्वितीय अपील तथ्य के प्रश्न या विधि के प्रश्न दोनों पर हो सकती है। ये कथन गलत है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 59। मध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996 में निम्नलिखित में से कौन सी धारा मध्यस्थ करार के संबंध में सेक्शन नंबर 7 यानी आंसर इसका बी सही है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है निम्न में किन परिस्थितियों मध्यस्थ कार्रवाइयों को समाप्त की जा सकती है? तो इसका है 1 और 3 आंसर, यानी इसका ए वाला आंसर सही है। मध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996 की 29 धारा के अधीन एक मध्यस्थ से ज़्यादा वाली मध्यस्थ कार्रवाई की मध्यस्थ प्राधिकरण कोई, तो इसके लिए जो
निर्णय होता है वो होता है उसके सदस्यों के बहुमत से, यानी इसका आंसर हमारा डी सही होगा, काय का 61 का। अब आता है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 बाद लंबित रहने हुए भरण पोषण का प्रावधान धारा 24 में बताया गया है। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 63, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1999 की धारा 2 के अंतर्गत एक मुस्लिम पत्नी तलाक के लिए बात दाखिल कर सकती है यदि उसका पति पागल हो 2 वर्ष तक। आंसर इसका बी सही है, इसका आंसर बी सही है, 2 वर्ष। 64 कहता है मुस्लिम महिला के पास सीआरपीसी 1973 की धारा 125 से 128 के प्रावधानों द्वारा शासित होने के विकल्प है। मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 की कौन सी धारा से संबंधित है? तो वो धारा है हमारी 5, यानी इसका आंसर ये सही होगा। अब आता है हमारा 65वां, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 में विवाह शून्य होता है? तो वो होता है बाल विवाह में। ओके, सपिंड का अर्थ है माता की तीसरी पीढ़ी, पिता की 5वीं पीढ़ी। आंसर नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 67 कहते हैं सूचक प्रश्न पूछा जा सकता है प्रति परीक्षा में। सूचक प्रश्न पूछते हैं प्रति परीक्षा में। अतिरिक्त न्यायिक स्वीकृति से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर नंबर ए सही है। पुलिस को या न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के अलावा अन्य व्यक्ति को की गई स्वीकृति। विवाचक प्राधिकरण प्रक्रिया के अधिनियम नियमों के निर्धारण में द्वारा आबद्ध नहीं होगा। इसका आंसर है डी। डी कहता है दोनों सिविल यानी सीपीसी 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। अब आता है अपना 70वां आंसर। पीआईएल से संबंधित है, कौन विचारणीय नहीं है? तो इसके संबंध में है डी वाला आंसर हमारा सही होगा। डी कहता है मकानदार किराएदार के मामले ये पीआईएल से संबंधित बात दायर नहीं कर सकते। अब आता है कि जनहित याचिका के जनक कहा जाता है, वो कहा जाता है पीएन भगवती, यानी इसका आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जनहित याचिका के उद्देश्य नहीं है? इसका आंसर डी है, ख्याति प्राप्त और संपत्ति बनाना। हुस्न आरा खातून 73वां क्वेश्चन किससे संबंधित है मौलिक अधिकारों में? तो वो है स्पीडी ट्रायल, तुरंत न्याय का अधिकार। आंसर नंबर ए। 74 कहता है कि एक लोकपद हड़पने के संबंध में है, तो कौन सी रिट जारी की जाती है? अधिकार परीक्षा। 75 कहता है रीडज बनाम बाल्डविन के केस संबंधित है नेचुरल जस्टिस से, प्राकृतिक न्याय। 76 है ऑडी अल्टरम पार्टम, यानी व्यक्ति को दोषी हुए व्यक्ति को सुने बिना दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसका ए आंसर सही है। अब आते हम अपनी नियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया अधिवक्ता अधिनियम 1961। आंसर सी सही है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम तलाक का आधार नहीं है? तो इसमें डी वाला आंसर सही है। 3 माह से अलग, मतलब 3 माह से कम से अलग रहना ये तलाक का आधार नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय ईसाई विवाह विच्छेद अधिनियम, मतलब विवाह विच्छेद कर सकते हैं, तो वो कौन सा है? वो हैगा इसका आंसर सी है, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। हिंदू भरण पोषण तथा दत्तक अधिनियम 1956 की धारा 12 संबंधित है गोद लेने के प्रभाव से, यानी इसका आंसर बी सही है। चलिए अब आता है अपना आंसर 81 का। 81 का क्या कहता है देखते हैं एक बार। 81 कहता है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्वयं को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित करना चाहती है। ऐसी संगम का ज्ञापन सदस्यों की अंतर्विष्ट परिवर्तन करने के लिए विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। आंसर इसका बी सही है। 82वां क्वेश्चन देखते हैं। 82 कहता है नैगमिक आवरण के अनावरण और भेदन का सिद्धांत कंपनी अधिनियम से है। इसका आंसर बी सही है। 83वां क्वेश्चन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी अपीलीय निहित है? तो सेक्शन नंबर 5 है। आंसर इसका बी सही है। 84 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? तो आर्टिकल 51 AG, यानी आंसर इसका बी सही है। 85 कहता है श्री ए जो नियंत्रक या निर्णय ऑफिसर के आदेश से पीड़ित था और साइबर अपीलीय ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण को एक अपील बाद साइबर अपीलीय ट्रिब्यूनल का आदेश श्री ए अपील कर सकता है केवल हाई कोर्ट में। आंसर सी सही है। 86वां क्वेश्चन देखते हैं। श्री एक्स जो श्री बाई के द्वारा प्रवर्तक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राप्त करने के लिए आश्रित आईटी एक्ट अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तकर्ता माना जाता है। आगे देखते हैं हम। 86 हो गया। चलें 87 कहता है ट्रेड यूनियन में पंजीकरण के लिए कितने आवश्यक सदस्यों की संख्या आवश्यक है? आंसर इसका डी सही है, यानी 7। नियोक्ता द्वारा पोस्ट किए गए प्रमाणिक स्थायी आदेश का टेस्ट या उसके अधिकतम कामगार समझ सके वो भाषा है हमारी अंग्रेजी। अंग्रेजी मतलब इंग्लिश, अंग्रेजी। अब आते हैं 89 पर। अधिवक्ता प्रैक्टिस के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित किसी शैक्षणिक संस्थान में विधि का प्रशिक्षण दे सकता है जब तक कि घंटे जिसमें दौरान विधि प्रशिक्षण में नियोजित एक दिन में 2 घंटे से अधिक नहीं होगा। तो इसका आंसर है हमारा बी वाला सही, 3 घंटे। अब आता है निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक एडवोकेट के व्यवहार कदाचार के लिए दोषसिद्धि क्योंकि उसे जाली कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया था? तो प्रताप नारायण बनाम रोहिजा। आंसर इसका ए सही है। यदि कोई एडवोकेट अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत बनाई गई जो कोई राज्य बार काउंसिल अनुशासनात्मक या समिति या राज्य में के एडवोकेट जनरल आदेश व्यथित होकर संप्रेषित तिथि से कितने दिन के भीतर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपील प्रस्तुत कर सकेगा? तो वो है 60 दिन। ऐसी आंसर इसका सी सही है। अब हमारा लगभग लास्ट वो चल रहा है, तो हम देखते हैं। आंसर आता है 92। यूबी जस इवी आइडम रैंडम
जहाँ क्षति वहाँ उपचार कौन सा केस है? इस केस में कहा गया एस बनाम वाइट के लिए। आंसर नंबर सी है। 93 कहता है ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस के नाम है डेनमसाइन इंजूरिया। आंसर इसका ये सही है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण के पास माल अथवा सेवाओं के प्रतिफल के रूप में चुकाई गई राशि अधिक के लिए न्याय क्षेत्र में है। इसका आंसर भी सही है, 10 करोड़। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 41 के अंतर्गत जिला आयोग के आदेश से अपील राज्य आयोग को होगी। ये आंसर सही है। एक व्यक्ति के लिए पिछले किसी भी वर्ष में भारत का निवासी माने जाने के लिए शर्त है यदि वह व्यक्ति पिछले 182 दिन या उससे अधिक दिनों से भारत में रह रहा हो। आंसर इसका ये सही है। अब हमारे लास्ट और बचे हैं। श्री कपूर ने जनवरी 2021 में ये 80, 20 और 30 आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक आवासीय मकान खरीदा, इतने में उसने एक मकान खरीदा। यदि अप्रैल में 2022 में 94 और 30 में बेच देता है, इसमें से मकान इतने रुपए दे देता है, तो इसका आंसर लगा लिया आप। इसका आंसर ये सही है। एक व्यक्ति जिसे फैक्ट्री के अधिनियम 1948 के अधीन सभी मामलों को नियंत्रण करता है उसको हम कहते हैं अधियोगी यानी ऑक्युपायर। यदि फैक्ट्री में 1000 से ज़्यादा कामगारों नियोजित करती है तो निर्धारित व्यक्तियों के लिए अर्थता क्या है? वो है सुरक्षा अधिकारी। अब आता है हमारा लास्ट बार। मान लीजिए एक सड़क दुर्घटना हुई तो एक एडवोकेट होने के नाते की स्थिति में तक पहुंचते हैं तो सही तरीका क्या है? पहले आप FIR कराएंगे, फिर याचिका देंगे, फिर आप कंपनी के लिए समन करेंगे। इसका आंसर ये सही है। इस प्रकार हमने आपको AIB की जो 7th AIB है 17 वाला, उसके सेट डी को हमने संपूर्ण आपको GF लॉ क्लासेस पर विस्तृत तरीके से यानी उसके हर एक आंसर को आपको सही बताया गया है। ये जो आंसर की है जो मैंने AIB की साइड से निकाली है और इसमें मैंने खुद एक पेपर को निकाला है, उसमें सारे आंसर सही बताए गए। उसी आधार पर मैंने आपको आंसरों को बताया गया है। अब आप 20 तारीख से पहले आप इससे अपने आंसर मिला लिए। यदि आपको किसी आंसर में डाउट आ रहा है तो आप BCI की साइट पर जाकर के, ऑल इंडिया बार काउंसिल की साइट पर जाकर के आप आपत्ति दर्ज 20 तारीख से पहले कर सकते हैं। वीडियो पूरा सुनने के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।